Hello everyone, welcome back to my channel A Young Homeopath. Hope you all doing well. So as you all know, in this video we are going to talk about the particular symptoms of Nitrium Mur medicine, right? So in the first part of this Nitrium Mur medicine, we are talk about some basic information like common name, proven name and all those things, and also a spare of action, its pathogenesis, elements from general modality and a guiding symptom and very another things. So in this video we are just focus on the particular symptoms of the Nitrium Mur, but in a Hindi language, right? So if you don't watch the previous video, then link is in the description box, as well as you can check the I button in the right upper portion, and also you can check the playlist of Materia Medica, right? So let's get started. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सेकंड पार्ट है नाइट्रियम म्यूर का, जिसमें कि हम पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने वाले हैं. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं. सो पर्टिकुलर सिम्टम्स के अंदर मैंने इस नोट्स के अंदर, मैंने इस वीडियो के अंदर जितना हो सकता था सारे हमारे बॉडी के सिस्टम्स या फिर तो सारे पार्ट्स जहाँ पर नाइट्रियम म्यूर अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है. सो सबसे पहले हम देखेंगे माइंड, और उसमें भी हम पर्टिकुलरली पहले देखेंगे कि नाइट्रियम म्यूर का जो पेशेंट होता है उसका पर्सनालिटी कैसा होता है या फिर तो उसका नेचर कैसा होता है, राइट? क्योंकि नाइट्रियम म्यूर एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और ये बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में भी दी जाती है. सो केस टेकिंग के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है उसकी पर्सनालिटी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका बिहेवियर कैसा है, राइट? So let's get started. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो नाइट्रियम म्यूर है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है. सो पर्टिकुलरली जो नाइट्रियम म्यूर है वो गर्ल्स को दी जाती है, वुमेंस को, लेडीज़ को दी जाती है, राइट? पर्टिकुलरली, लेकिन ये मेल्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो पर्टिकुलरली जो नाइट्रियम म्यूर का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है एंड इरिटेबल होता है, जो कि हमने टेम्परामेंट में भी देखा था, राइट? जो इसका टेम्परामेंट है वो नर्वस है. सो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, इरिटेबल होता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है, नर्वस हो जाता है, राइट? ओके, सो जो पेशेंट है उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे. क्यों? बिकॉज कि ही और शी इज़ वेरी नर्वस और वेरी इरिटेबल. सो उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन जो उसके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, जितना उसका ग्रुप होगा या फिर तो जिन लोगों से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, उन लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होगा, उनसे सारी बातें शेयर करेगा, उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा. लेकिन अगर आप नाइट्रियम म्यूर के पेशेंट को पहली बार मिल रहे हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा. एंड सेकेंड थिंग कि फ्रेंड्स की बात की मैंने. सो आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि जो नाइट्रियम म्यूर का पेशेंट है वो एक तरीके से इंट्रोवर्ट है, राइट? लेकिन अगर वो आपका फ्रेंड बन जाता है, अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा, राइट? नेक्स्ट थिंग कि जो पेशेंट है वो नर्वस है और इरिटेबल है. सो वो किसी के सामने रोएगा नहीं, राइट? उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है. देन वो किसी के सामने या फिर तो अगर वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो वो यूरिनेशन भी नहीं करेगा, राइट? ये एक पिक्यूलियर चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइट्रियम म्यूर का, राइट? देन सेकेंड थिंग कि जो उसके सारे माइंड के या फिर तो कोई साइकोलॉजिकल उसे कोई डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर तो साइकोलॉजिकल जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ओरिजिन कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस है, फियर है, एंगर है, या फिर तो उसके इमोशंस की वजह से उसे ये सारी चीज़ें होती है, राइट? सो ये उसका कॉज हो गया. देन सेकेंड थिंग कि अगर आप इस चीज़ को रिलेट करना चाहो, अगर नाइट्रियम म्यूर की पर्सनालिटी को
जो उसका कंपाउंड है NaCl उससे को रिलेट करना चाहो तो जो NaCl में जो सोडियम है वो अगर क्रूड फॉर्म में है, लाइक वो अगर अकेला है तो वो Na+1 होता है, राइट। उसके पास एक अकेला प्रोटॉन है, वो हमेशा किसी के साथ जॉइंट होने की कोशिश करता है, वो अकेला नहीं रह सकता। सो सेकेंड थिंग यहाँ पर ये आता है कि जो नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है वो कभी अकेला नहीं रह सकता। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो पेशेंट कभी अकेला नहीं रहेगा, वो बहुत बहुत टाइम के बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट करेगा, राइट। उसे पूरी तरीके से जानने के बाद उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। लेकिन अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, वो आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रहोगे, और अगर आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, राइट। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत इमोशनल होता है ये पेशेंट। सो अगर आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, राइट। और उसके बाद वो दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगा, राइट। सो ये एक तरीके से जो नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है उसकी पर्सनालिटी है, राइट। सो फिज़िकल मेकअप हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर, और अगर आपको मेंटल मेकअप अगर लिखना चाहो आप तो वो इस तरीके से ही लिख सकते हो कि लाइक Na+ के अंदर एक प्रोटॉन है, वो हमेशा जो सोडियम है वो कभी अकेला नहीं रहता, किसी और कंपाउंड के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ता रहता है। तो उस तरीके से जो नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है वो कभी अकेला नहीं रहता, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। अगर आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, राइट। सो इस तरीके से उसके सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, उसे डिजीज़ हो सकती है साइकोलॉजिकल, राइट। ओके, नाउ सो अब हम देखेंगे कि माइंड के अंदर कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, उसका कॉज क्या है, और उसके बारे में हम देखते हैं, राइट। ओके, सो द माइंड ऑफ नाइट्रोम्यूर पेशेंट, फर्स्ट द साइटिक कॉज ऑफ द डिजीज़, राइट। जब मैंने आके आपको कहा कि जो माइंड के जो सारे साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसका कॉज क्या रहेगा, साइटिक कॉज ही रहेगा, लाइक इरिटेबिलिटी, फियर, फ्राइड, ग्रीफ एंड एंगर, जो सारे इमोशंस हैं, राइट, वो सारी चीज़ें उसका कॉज रहेंगी। देन सेकेंड थिंग, इन अ क्रॉनिक डिजीजेस, राइट, लाइक हेडेक इसका क्रॉनिक है, लाइक अल्सरेशन इसका क्रॉनिक है। सो क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट है वो डिप्रेस रहेगा, राइट। पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में रहेगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहेगा। देन सेकेंड थिंग कि एग्रावेशन कंसोलेशन से होता है, राइट। सो अगर आप उसे कंसल्ट करना चाहोगे, अगर आप उसको जाकर पूछोगे क्या हुआ है तुझे, या फिर तो आप उसकी ज़्यादा पास जाने की कोशिश करोगे तो उससे उसकी जो कंप्लेंट्स हैं उसका एग्रावेशन होगा, राइट। एंड ऑकवर्ड एंड हास्टी होगा वो पर्सन। देन वेन टू बी अलोन, मैंने कहा ना कि वो अकेला रहना चाहता है, और वो अकेला बैठकर रोएगा, वो आपके सामने कभी नहीं रोएगा। देन टीयर्स विथ लाफ्टर, अगर वो आपके सामने रोता है तो वो टीयर्स के साथ हंसेगा, राइट। सो वो अपने इमोशंस को छुपाता है, वो कभी अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करता, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ हेडेक। सो हेडेक के अंदर हम देखेंगे कि उसका कॉज क्या है, लोकेशन, सेंसेशन, वो सारी चीज़ें। सो उसका कॉज पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है, और मेन उसका कॉज क्या रहेगा, एक्सपोजर टू सन। और पर्टिकुलरली जो हेडेक है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स हेडेक होता है, राइट, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। देन फियर, फ्राइड, एंगर, ग्रीफ, टेक टू मच सॉल्ट, राइट। सो ये जो पेशेंट है उसको उसका सॉल्ट का डिज़ायर भी रहता है। देन लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी हेडेक हो सकता है। लोकेशन इज़ अ लेफ़्ट साइड क्लेवियस, मतलब कि ये जो मेडिसिन है वो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। सो उसका हेडेक भी जो है वो लेफ़्ट साइडेड क्लेवियस के अंदर उसे हेडेक होगा। सो सेंसेशन क्या रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि है 1000 लिटल हैमर्स नॉकिंग ऑन अ ब्रेन, मतलब कि जो पेशेंट है उसे लगेगा कि थाउजेंड्स ऑफ हैमर जो है वो उसके ब्रेन के अंदर, उसके हेड के अंदर नॉक कर रहे हैं, राइट। सो उसका कैरेक्टर, पेन का कैरेक्टर क्या रहेगा, सो बर्स्टिंग हेडेक होगा, एंड अ क्रॉनिक इन नेचर, राइट।
Now let's see the modalities for the particular headache, right? So particularly headache के लिए modalities क्या रहेंगी? Aggravation by heat of sunrise to sunset and at the 10 to 11 a.m. right? Particularly in a school going girls, या फिर तो particularly जो लोग इस वक्त के अंदर बाहर निकलते हैं, सन के कांटेक्ट में आते हैं, उन लोगों के अंदर हेडेक देखने को मिलेगा। और अगर उनका फिज़िकल एंड मेंटल मेकअप नाइट्रोम्यूर की तरह रहेगा तो आप नाइट्रोम्यूर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देन एमेलियोरेशन बाय स्वेट एंड इन ओपन एयर, राइट? एंड कॉन्कोमिटेंट लाइक कि कौन से कोई सिम्टम्स हैं या फिर तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि मेन सिम्टम के साथ आ रही है, राइट? हेडेक के साथ कोई दूसरी कंप्लेंट आ रही है जो कि होगा ब्लाइंडनेस बिफोर हेडेक के बाद ब्लाइंडनेस रहेगा पेशेंट को। देन एनीमिक पेशेंट होगा एंड क्लोरिक लुक, जो पेशेंट का लुक है वो क्लोरिक रहेगा, राइट? नाउ लेट्स सी द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम तीन चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट इज़ द नोज़, देन सेकेंड थिंग डिस्चार्ज जो रहेगा लाइक कफ हो गया फिर तो नोज़ में से भी कोई डिस्चार्ज रहेगा वो। देन कफ देखेंगे हम कि उसका कफ कैसा होता है, राइट? सो नाउ फर्स्ट लेट्स सी द नोज़। सो नोज़ के अंदर जो है वायलेंट कोराइजा हो सकता है। देन डिफ़िकल्ट इन अ ब्रीदिंग, पर्टिकुलरली नोज़ के अंदर नोज़ के रिलेटेड कोई चीज़ होगी उसलिए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा। देन स्टॉपेज ऑफ नोज़, राइट? नाउ द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज कैसा रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरी डिस्चार्ज है फ्रॉम नोज़, राइट? एंड कफ होगा वो भी एक तरीके का डिस्चार्ज है फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? सो वो वाटरी रहेगा, थिन रहेगा एंड वाइट लाइक एग, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट है, वाटरी है, राइट? एंड द स्नीजिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट? जैसे हमने आगे देखा वायलेंट कोराइजा है। देन लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, राइट? सो ये चीज़ भी हो सकती है, टेस्ट और स्मेल का लॉस हो सकता है, राइट? नाउ द कफ, सो कफ के अंदर कफ का सेंसेशन क्या रहेगा, कैरेक्टर क्या रहेगा एंड मोडालिटीज़ क्या रहेंगी, राइट? उसकी सो फर्स्ट इज द सेंसेशन। सो सेंसेशन इज़ अ स्टिकिंग इन अ थ्रोट, जो थ्रोट है वो स्टिक हो गया उस तरीके का लगेगा उसे। जो पेशेंट है वो कहेगा कि अंदर कुछ कंजेशन जैसा लग रहा है, कुछ स्टिक हो गया है ऐसा लग रहा है, राइट? कुछ अटक गया है। एंड सेकेंड थिंग कैरेक्टर जो है वो थिक वाइट एंड वाटरी है, राइट? जो कि आगे हमने भी देखा कि जो उसका पूरा डिस्चार्ज है पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि होगा थिक वाइट एंड वाटरी। नाउ मोडालिटीज़, सो एग्रावेशन यहाँ पर मॉर्निंग में हो रहा है सिर्फ कफ का, राइट? नाउ द कॉन्कोमिटेंट्स, सो मैप लाइक टंग, सो कॉन्कोमिटेंट मतलब कि कफ के साथ या फिर तो रेस्पिरेटरी कोई भी सिम्टम्स है उसके साथ कौन सा एक सिम्टम रहेगा तो वो है मैप लाइक टंग, जो कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइट्रोम्यूर का। एक की सिम्टम है नाइट्रोम्यूर का कि उसकी टंग कैसी है। सो टंग के ऊपर वाइट कलर की थिक कोटिंग रहती है जो कि मैप जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, राइट? जो कि ये चीज़ हमने आगे गाइडिंग सिम्टम में बहुत अच्छे से क्लियर की है फर्स्ट पार्ट के अंदर, राइट? सो आप वो पार्ट सबसे पहले देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें आपको रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे, राइट? नाउ लेट्स सी द हार्ट, लाइक हार्ट की कंप्लेंट्स क्या रहेंगी। सो फ्लोटिंग सेंसेशन, जो चेस्ट में सेंसेशन रहेगा वो फ्लोटिंग सेंसेशन रहेगा। देन हार्ट्स पाल्पेशन लाइक सेक्स द होल बॉडी, जैसे हार्ट का पाल्पेशन होगा लाइक लप डब कर तरीके से जो पेशेंट है उसे लगेगा और उसकी पूरी बॉडी शेक होगी। एक तो जो पेशेंट है वो एमिसिएटेड है, थिन है, राइट? और ऊपर से उसका हार्ट का पल्पेशन हो रहा है तो उसका जो बॉडी है वो पूरा शेक करेगा, राइट? एंड द मोडालिटी, सो एग्रावेशन बाय लेइंग डाउन एन अ सी सॉर एंड एमेलियोरेशन बाय लेइंग ऑन अ राइट साइड, राइट? क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ यूरिनरी सिस्टम, सो स्लो यूरिनेशन, राइट? स्लो यूरिनेशन रहेगा। देन कांट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, राइट? जो कि मैंने आपको आगे उसकी पर्सनालिटी में बताया। नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ लैक ऑफ फोर्स, जो यूरिनेशन है वो धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, दूसरों की प्रेजेंस के अंदर अगर दूसरे वहाँ पर खड़े हैं तो
जो पेशेंट है वो यूरिनेट नहीं कर पाएगा एंड जो फोर्स है वो बहुत कम आ रहा है, राइट। सो आप यूँ समझ सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जहाँ पर हो अगर कोई पेशेंट आया है यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के साथ, तो उसके ये कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, राइट। सो वहाँ पर आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देन इनवॉलेंटरी यूरिनेशन इन पर्टिकुलरली मदर्स, या फिर तो जो न्यूली मदर होती हैं जिनका अभी अभी डिलीवरी हुआ है, उनके अंदर इनवॉलेंटरी यूरिनेशन हो सकता है। देन कटिंग पेन इन द यूरेथ्रा आफ्टर द यूरिनेशन, जब यूरिनेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद यूरेथ्रा के अंदर कटिंग पेन होता है। देन सेंसेशन यूरिन इज़ रिमेन आफ्टर द यूरिनेशन, जो सो पेशेंट को लगेगा कि ब्लैडर के अंदर अभी भी यूरिन है, राइट। सो इस तरीके का यूरिनरी सिस्टम के सारे सिम्टम्स जो हैं वो रहेंगे। नाउ मेंसेस, जो कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक इसके सारे सिम्टम्स रहते हैं, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आपको आगे कहा कि ये नाइट्रोम्यून है वो पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए या फिर तो लेडीज़ के लिए दी जाती है, जिसमें कि मेंसेस के जो सारे सिम्टम्स हैं वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। सो फर्स्ट मेंसेस इज़ डिलेड, जो अगर जो कोई गर्ल है वो पर्टिकुलरली अगर आप लॉजिक लगाने जाओ तो जो गर्ल है वो एमिशिएटेड है, उसे एनीमिया है, राइट, उसके न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम है, तो उसका जो फर्स्ट मेंसेस है वो डिले रहेगा। जो टाइम है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होने का, लाइक 10 to 16 ईयर्स का नॉर्मल टाइम होता है मेंसेस आने का, फर्स्ट मेंसेस आने का, लेकिन वो चीज़ डिले हो रही है, राइट। और जब पेशेंट को फर्स्ट मेंसेस आ गया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के सारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो या तो टू अर्ली रहेंगे या फिर तो टू लेट रहेंगे, या तो जल्दी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या फिर तो बहुत लेट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, राइट। एंड टू स्केंटी, मतलब लिटिल अमाउंट में जो है वो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, या फिर तो टू प्रोफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। देन कॉन्कोमिटेंट क्या रहेगा, बियरिंग डाउन पेन, मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। और नाउ बियरिंग डाउन पेन एंड वर्स एट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। देन हॉट फीलिंग, जो पूरी बॉडी में जब मेंसेस चालू है तब पेशेंट को पूरी बॉडी में हॉटनेस फील होगी, राइट। एंड हेडेक आफ्टर मेंसेस। क्यों हेडेक आफ्टर मेंसेस लिखा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हेडेक का कॉजेशन हमने ये देखा था कि या तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप ऐसे इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हो कि अगर कोई गर्ल है उसे मेंसेस आया है जो कि बहुत प्रोफ्यूज़ है, अर्ली है, राइट। सो इस तरीके के केस के अंदर जो लड़की है या फिर तो जो लेडी है उनका बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड जो है, जो ब्लड है वो लॉस हो चुका है, राइट। सो उस वजह से उन्हें हेडेक हो सकता है आफ्टर मेंसेस। सो नाउ लेट्स सी द एनीमिया। एनीमिया किस तरीके का रहेगा, कॉज क्या रहेगा, लॉस ऑफ ब्लड, राइट। नाउ कैथेटिक कंडीशन एंड क्लोरिक लुक, जो पेशेंट का लुक जो है वो क्लोरिक रहेगा। देन ब्लू रिंग अंडर द आई, राइट। एंड ईडिमा रहेगा, आई के अंदर ईडिमा रहेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें एनीमिया में आप देख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली एनीमिया में आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि जो हेडेक का कॉज है वो एनीमिया है, राइट। एंड ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन की वजह से एनीमिया हो सकता है। देन सेकेंड थिंग विच इज़ स्किन। सो स्किन के सिम्टम्स जो है वो भी बहुत स्पेसिफिक रहते हैं नाइट्रोम्यूर के पेशेंट के अंदर, क्योंकि जो उनकी स्किन है वो बहुत सेंसिटिव रहती है और उनकी स्किन बहुत थिक रहती है, राइट। सो वहाँ पर एजीमा हो सकता है विच इज़ पर्टिकुलरली इन द मार्जिन ऑफ हेयर, स्काल्प, बिहाइंड ईयर्स, रॉ, रेड, इन्फ्लाम्ड एंड अल्सरेटेड। सो यहाँ पर उसका लोकेशन लिखा है कि वहाँ कहाँ पर एजीमा हम देख सकते हैं। सो मार्जिन्स ऑफ हेयर, लाइक फोरहेड के अंदर हमारे मार्जिन्स ऑफ हेयर के अंदर हो सकता है, बिहाइंड द ईयर भी मार्जिन्स ऑफ हेयर होता है, वहाँ पर हो सकता है, स्काल्प के अंदर हो सकता है, राइट। एंड जो एजीमा का जो रैश है वो कैसा होगा, रॉ होगा एंड रेड होगा, इन्फ्लाम्ड होगा, रेड कलर का होगा, इन्फ्लामेशन हुआ होगा वहाँ पर, एंड अल्सरेटेड रहेगा, राइट।
सो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नाइट्रम म्यूर का जो पेशेंट रहता है उसमें हेयर लॉस भी बहुत प्रोमिनेंट रहता है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक है हेयर लॉस होना, राइट। नाउ लेट्स सी द अनदर conditions, right, in a skin. So अर्टिकेरिया हो सकता है, देन हर्पिस हो सकता है, वॉर्ड्स एंड नेल्स कैसे रहेंगे पेशेंट के। सो अराउंड नील के अराउंड की जो स्किन है वो ड्राई एंड क्रैक रहेगी, राइट। सो वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहेगा। नाउ फीवर, सो फीवर कैसा रहेगा, इंटरमिटेंट फीवर के लिए हम नाइट्रम म्यूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द बेबी ऑफ नाइट्रम म्यूर। सो लुक कैसा रहेगा, अगेन पेल, एमिशिएशन पर्टिकुलरली इन द नेक रीजन एंड एनीमिक पेशेंट रहेगा। देन थर्मल, अगेन हॉट एंड डिज़ायर फॉर द सॉल्ट एंड बीटर थिंग्स एंड एवर्जन टू द ब्रेड। वही सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल हमारे एडल्ट नाइट्रम म्यूर के पेशेंट में हम देख सकते हैं, उसी तरीके का बेबी भी रहेगा। सो बेबी में भी आप समझ सकते हो कि जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहेगा, राइट, बहुत ज़्यादा क्राई करता रहेगा, राइट। एंड उस बेबी के अंदर पर्टिकुलरली अल्सरेशन के लिए एंड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये चीज़ दी जाती है, राइट। नाउ द टंग विच इज़ अगेन मैप लाइक कोटेड टंग एंड स्लो इन लर्निंग टू टॉक। जो बेबी है, जो नाइट्रम म्यूर का बेबी रहेगा, वो टॉक करना बहुत स्लोली सीखेगा, लाइक 5 ईयर्स 6 ईयर के बाद वो बोलना सीखेगा, राइट। एंड जो उसकी आवाज़ है वो रहेगी हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू स्पीच, मतलब कि वो बेबी को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी होगी बोलने में, राइट, और वो बोलना भी लेट सीखेगा ना। स्टूल, सो स्टूल कैसा रहेगा, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेटेड, राइट। Now let's see the last thing, which is relationship between two remedies, right. So जो particular symptoms जो हमारे थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। Now यहाँ पर relation है, so first is the complementary relationship with Apis mellifica and follows well with sepia and thuja. ओके, सो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। सो नाइट्रम म्यूर जो है उसका हमने सारी चीज़ें देख ली, गाइडिंग सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम्स, कॉमन नेम, और जो भी सारी चीज़ें हमें एक पब्लिक रेस्ट रेमेडी में लिखनी होती है एग्जामिनेशन में, या फिर तो हमें जाननी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो इफ़ you want this handwritten notes, then please check the description box below. And also if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.